अस्सलाम वालेकुम। तो डियर डॉक्टर्स, टुडेज लेक्चर इज अबाउट हंटिंगटन्स डिजीज। आज का हमारा टॉपिक है हंटिंगटन्स डिजीज। हंटिंगटन्स डिजीज आपकी वो डिजीज है जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती है और इसके अंदर एंटिसिपेशन प्रोसेस होता है। एंटिसिपेशन क्या होता है कि अगर जो पेरेंट है उसकी एज 50 ईयर्स ओल्ड है, उसको ये सिम्टम्स जो अपेयर हुए जो आपके हंटिंगटन्स की डिजीज के सिम्टम्स होंगे, तो नेक्स्ट जनरेशन में जो न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा उसकी जो एज होगी अराउंड अबाउट 30 होगी या हाफ एज में उसको वो सिम्टम्स अपीयर होंगे। जब नेक्स्ट उसका ऑफस्प्रिंग होगा उसकी जो डिजीज की ड्यूरेशन होगी, उसका लाइफ स्पैन होगा, जब लाइफ की वो किस हिस्से में जाके उसके सिम्टम्स अपीयर होंगे अराउंड अबाउट 20 और 15, लाइक नेक्स्ट जनरेशन में हाफ लाइफ हो जाएगी, हाफ। और जब भी नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट होगी उसकी एज हाफ हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। लाइक पेशेंट की एज की बात कर रहा हूँ, पहले 50 साल में हुई है, अगले जो ऑफस्प्रिंग है उसमें 30 है, नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग वाले को 20। और जब भी डायग्नोज हो जाती है तो पेशेंट की लाइफ जो है ना 15 से 20 साल तक रहती है। अब आपको बताती है तो आपने ना पिक करने का और पिक करना, इसके अलावा क्या है कि इसमें भी डिमेंशिया होता है। अब डिमेंशिया क्या है, डिमेंशिया का तो आपको पता होगा कि डिमेंशिया में क्या होता है, पेशेंट की मेमोरी लॉस होती है, जो जो आपके मैं बताए थे अल्जाइमर्स के सिम्टम्स। लेकिन अगर मेमोरी लॉस हो लेकिन साथ में पेशेंट वायलेंट हो, लाइक एग्रेसिव हो, एंटी सोशल हो, अकेला रहना पसंद करता हो, किसी हल्की सी बात पे उससे बात की जाए तो वो चिड़चिड़ा हो जाए, गुस्सा करने लग जाए, नुकसान पहुंचाए दूसरों को, तो वो पेशेंट आपका हंटिंगटन का हो सकता है। साथ में फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होगी। तो स्टार्ट करते हैं नॉर्मल फिजियोलॉजी। तो नॉर्मल फिजियोलॉजी में पहले आपको बता देता हूँ कि ये डिजीज़ होती क्यों है। लाइक आपकी जो जीन्स है, आपकी आपने सपोज कर एक क्रोमोसोम नंबर 14 से हमने क्या ना क्रोमोसोम क्रोमोसोम नंबर 14 लिया है। क्रोमोसोम 14 से हमने एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हाई डिफाइंड जीन ली है। हमने हाई डिफाइंड जीन लिया है, जीन का नाम एच डी जीन है, इसलिए मैं कहा हाई डिफाइंड, मतलब ऐसे याद रख लें, बहुत अच्छी क्वालिटी के हमने एच डी क्वालिटी के हमने जीन ली है। अब जीन में से हमने क्या लेना है, उसमें से डीएनए ले लेते हैं। सपोज ये मैंने एक डीएनए पिक किया है और इसके डबल स्ट्रैंड बना लेते हैं। सपोज ये आपका एक जीन हमने क्रोमोसोम में से जीन लिया है, हाई डिफाइंड जीन ली है, एच डी जीन ली है, जीन में से हमने क्रोमोसोम जो है डीएनए निकाला। डीएनए जब लेंगे नॉर्मली हर डीएनए के अंदर जो है आपके कौन से ट्राई होते हैं। ट्राई मतलब एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन और यूएसएल होता है। तो आपने अभी यहाँ पे से जो डिस्कस करने हैं वो कौन से हैं, एडेनिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। कैग के नाम से, कैग याद रख लेना, कैग, सी और जी, और उसको अल्टरनेटिव जो होता है सी का आएगा, जी आएगा, ए का टी एंड जी का सी। ये नहीं याद रखना, जो आपने याद रखना डिस्कशन जो हो रही है वो इस कैग की हो रही है। कैग मीन टू से सी ए जी ट्राई न्यूक्लियोटाइड जो है आपके जो जीन है उसके अंदर राउंड अबाउट 100 टू 200, ये जो आपने एच डी जीन लिया है इसमें 100 टू 200 टाइम्स रिपीट होगा ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस। ये ट्राई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है, ये सीक्वेंस जो है ये रिपीट होगा राउंड अबाउट 100 टू 200 टाइम्स इन वन जीन, इन एच डी जीन के अंदर नॉर्मली। लेकिन अगर इसकी रिपीटिशन इंक्रीज हो जाए 200 से अबव हो जाएगा, 200 प्लस हो जाए, 200 प्लस हो जाए और उससे अबव हो जाए, तो हम उस पेशेंट के उस कंडीशन को कहेंगे ये हंटिंगटन्स डिजीज है। और हंटिंगटन्स डिजीज के अंदर जो है ये कैग की जो सीक्वेंस की रिपीटिशन है जो रिपीटेड होती है वो राउंड अबाउट 1000 चले जाती है, 1000 और 1000 प्लस। इसकी कैग की सी ए जी जो है, कैग सी ए जी ट्राई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस राउंड अबाउट 1000 और 1000 अबव। लेकिन आप 1000 का फिगर याद रखें तो नॉर्मली 100 टू 200 होगा, इस डिजीज में 1000 के राउंड अबाउट कैग होगा इन वन जीन। तो इसको हम कहेंगे ये हंटिंगटन डिजीज है। ये तो होगी नॉर्मल फिजियोलॉजी और उसकी पैथोलॉजी कैसे कॉज हो रही है। अब हम पढ़ते हैं कि इसके अलावा जो आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया है एंटीसिपेशन प्रोसेस। एंटीसिपेशन क्या होता है, एंटीसिपेशन होता है पेशेंट का कि इसके अंदर अगर पेशेंट के जो पेरेंट हैं, पेरेंट्स को एक तो आपने ये याद रखना है, जीन याद रखनी है, जीन एच डी जीन,
रिपीटिशन 1000 टाइम्स, और क्रोमोसोम नंबर 14। इसके अलावा क्या याद रखना है आपने कि इस डिजीज में क्या होगा कि पेशेंट में इस डिजीज की वजह से एंटीसिपेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, एंटीसिपेशन स्टार्ट हो जाएगी। एंटीसिपेशन क्या है कि अगर पेरेंट की एज 50 है और उसमें डायग्नोज हो गया, तो नेक्स्ट जनरेशन में जो पास आउट होगी तो उसकी एज होगी, ऑफस्प्रिंग होगी, ऑफस्प्रिंग की एज राउंड अबाउट 30 होगी, उसमें डायग्नोज हो जाएगा। एंड देन नेक्स्ट पास आउट जब होगा, देन नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग उसकी एज राउंड अबाउट 30 और 20 और राउंड अबाउट 20, मतलब हाफ हो जाएगी, रिड्यूस कर जाएगी हर टाइम। जब मतलब आपने कैसे पिक करना है कि वाले साहब पेरेंट्स हिस्ट्री पूछते हैं ना, हिस्ट्री जो प्रीवियस हिस्ट्री है, जो उसकी फैमिली हिस्ट्री पूछते हैं, तो प्रीवियस हिस्ट्री में आपको क्या मिलेगा कि पेरेंट्स को भी ये डिजीज थी, जिस तरह हम डायबिटीज़ पूछते हैं, हाइपरटेंशन, बहुत सारी ऐसी डिजीज है जो फैमिली हिस्ट्री रिलेटेड होती हैं, मतलब पास आउट होती है जनरेशन टू जनरेशन। उसी तरह आपने हिस्ट्री में ये भी पूछना है कि जो सिम्टम्स पेशेंट को हैं, ऑफ कोर्स नो डाउट क्लिनिकली डायग्नोज हो रहे होंगे कि ये पेशेंट की सिम्टम्स है, लेकिन आपने कंफर्म करने के लिए ये क्या एंटिसिपेशन प्रोसेस है या नहीं है, उसके पेरेंट्स की मेनली जो फादर है उसकी आपने पूछनी है हिस्ट्री, क्या ये सिम्टम्स उसके पेरेंट को थे या नहीं थे, और क्या वो अभी अलाइव है या नहीं है। क्योंकि अलाइव वाली बात मैंने इसलिए की कि 50 साल की अगर उम्र में डायग्नोज हुआ है तो पेशेंट की एज जो होगी वो अराउंड अबाउट 15 to 20 ईयर रह जाती है। तो 15 से 20 साल, ये 70 की बनता है तो 30 की एज में पहुंचते पहुंचते ऑफस्प्रिंग का जो पेरेंट होगा उसकी तो डेथ हो गई होगी, इसलिए मैंने कहा तो ये पूछ लिया, याद रखना है। अब इसके कर लेते हैं, हम सिम्टम्स कर लेते हैं। कॉज इसकी ट्राइन्यूक्लियोटाइड है, तो जो जीन की कॉजेज होती हैं, जो जेनेटिकली होती हैं, उनकी कॉजेज मोस्टली अननोन होती हैं, इडियोपैथिक होती है। तो कॉजेज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, हमने कॉजेज करनी भी नहीं है। तो आपने याद क्या करना है, एंटीसिपेशन जो इसके सिम्टम्स, क्योंकि आपने डायग्नोज कर लिया, डिजीज पिक हो गई, इसकी ट्रीटमेंट नॉट दैट मच, ट्रीटमेंट भी इसका नहीं है। तो क्योंकि जो आपकी जीन डिफेक्टेड है, जीन का आप क्या कर लेंगे, तो आपने सिर्फ और सिर्फ डायग्नोज करना है, देन उसका ट्रीटमेंट जो होगा सिम्टोमेट्रिक ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसके कर लेते हैं हम, इसके कर लेते हैं सिम्टम्स। सिम्टम्स में पहला सिम्टम आएगा डिमेंशिया। जैसे कि मैं आपको पहले बताया था, डिमेंशिया जो अल्जाइमर वाला डिमेंशिया, उसके अंदर पेशेंट को क्या होगा, वो अपने ही क्लोज रिलेटिव्स को पहचानने से इनकार कर देगा विद द प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें जो डिमेंशिया होगा, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ इसकी डिमेंशिया के आपने सिम्टम्स याद रखने हैं। सिम्टम्स बेस पे आप डिमेंशिया नहीं कह सकते कि हंटिंगटन में डिमेंशिया हो। डिमेंशिया का मतलब ये नहीं होता है कि ये एक ग्रुप ऑफ डिसीज है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है, डिजीज नहीं, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है। तो डिमेंशिया के अंदर जो सिम्टम्स आएंगे वो क्या होगा, मेमोरी लॉस होगी, मेमोरी लॉस होगी, लेकिन साथ में क्या होगा, पेशेंट का एंटी सोशल बिहेवियर होगा। एंटी सोशल बिहेवियर होगा पेशेंट का मेमोरी लॉस के साथ। अगर एंटी सोशल बिहेवियर हो, बिहेवियर चेंजेस हो, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये हंटिंगटन हो सकता है। अब पेशेंट क्या एंटी सोशल होगा, अकेला रहता होगा, बहुत मूडी होता होगा, तो मूडी है, बिहेवियर चेंजेस आएंगी, बिहेवियर चेंजेस मीन्स टू से ये क्या करेगा, गुस्से में आएगा, तो एंगर। नेक्स्ट सिम्टम आपके बिहेवियर चेंजेस से ही आप याद रख लें, एंगर, बहुत ज़्यादा इसको गुस्सा आएगा। थर्डली आ जाता है पेशेंट को कोरिया होगा, कोरियन वाला कोरिया नहीं है, डिजीज वाला कोरिया है, सिम्टम्स वाला कोरिया है। इसमें क्या होगा, इस कोरिया के अंदर क्या होगा, पेशेंट के पल्सलेस इनवॉलंटरी मूवमेंट होगी। एक तो उसको गुस्सा आया होगा, गुस्सा आया कोई पास बैठा तो उसको अनइंटेंशनली बैठे बैठे चपेट मार देगा। ऐसे याद रख लें, डिजीज को आप इजी करके अपने बिहेवियर, अपने जो ना मेथड में याद करें। क्या है कि गुस्से में इंसान बैठा हुआ है, अगर उसको जाकर कुछ छेड़ता है, नॉर्मल इंसान अगर मैं ही हूँ तो क्या होगा, गुस्से में इंसान को जाकर छेड़ देता, तंग करते हो, तो
अपने एग्रेशन शो करेगा ना, सेम टू सेम ऐसे है, लेकिन इसमें ना चाहते हुए भी वो अग्रेसिव शो कर देगा, ऐसे याद रखने। और उसके सिम्टम में पहला सिम्टम आपने क्या किया, अग्रेशन, अग्रेशन मतलब एंगर। दूसरा क्या होगा, पर्पसलेस इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स या पर्पसलेस इनवॉलेंट्री अननेसेसरी, इनवॉलेंट्री और अननेसेसरी मूवमेंट्स, अनकंट्रोल्ड अननेसेसरी, ना चाहते हुए भी वो मूवमेंट करेगा, ऐसी अग्रेशन शो कर देगा, तो ये आपका आ जाएगा कोरिया। तो मेनली याद रखना है वो आपने कोरिया याद रख लेना है। और एंटी सोशल बिहेवियर, मूडी रहेगा, एंग्री रहेगा, गुस्से वाला रहेगा। उसके अलावा क्या होगा, ये पेशेंट बहुत ही, अब कहते हैं ना गुस्सा, गुस्से बहुत चिड़चिड़ा रहता है, गुस्सा आपके खून को पी जाता है, आप इंसान को खा जाता है। इंसान को ये मुहावरा होता है ना, पाकिस्तान में कहते हैं कि इंसान गुस्सा इंसान को खा जाता है। तो ऐसे ही याद रखना है कि इंसान बहुत ही ना, एक तो जेनेटिकली डिफेक्टिव है ना, तो इसकी जीन की वजह से इसकी हाइट ज़्यादा होगी, नॉर्मल पेशेंट से ज़्यादा होगी। लाइक मेरी अगर एक हाइट है तो मेरी हाइट से बहुत ज़्यादा हाइट होगा, 6+, 6.5+, इसकी हाइट ज़्यादा होगी, टॉल होगा। दूसरा क्या होगा, सूखा चेहरा होगा, बहुत थिन होगा। क्या होगा, अपीयरेंस क्या होगी, थिन एंड टॉल, लंबा चौड़ा होगा, सूखा होगा। और वेट इसके अंदर, अब सूखा है तो सूखे से याद रख लें, इसका वेट भी लॉस होता होगा, जैसे गुस्सा खा रहा है ना इसको, तो वैसे ही वेट लॉस होगा। इसके अलावा जो है इसकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है, कंफर्म करने के लिए हिस्ट्री पॉजिटिव ऑफ फैमिली, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होगी, कंफर्म्ड है कि ये चीज आपने याद रखनी है, फैमिली हिस्ट्री कंफर्मली पॉजिटिव होगी। फैमिली हिस्ट्री बेस पे ही आप कह सकते हैं कि हंटिंगटन डिजीज है, ये पॉजिटिव होगी तो आपने हंटिंगटन डिजीज कहना है। उसके अलावा वेट लॉस होना, सूखा चेहरा होना, बहुत ज़्यादा हाइटेड होना, टॉल होना, अग्रेशन, मूडीनेस, एंटी सोशल, अकेला रहने वाला। और क्या होगा कि चीज़ें भूलता होगा। मेन कंप्लेन तो ये होगा कि इसको चीज़ें भूलनी शुरू हो गई हैं। पहली क्या, या तो इसकी एज होगी 50 होगी। ज़्यादातर जो मेमोरी लॉस होती है, भूलने वाली चीज़ होती है, क्या होता है कि बूढ़े लोगों को होती है। लेकिन अगर यंग पेशेंट्स को, यंग पर्सनस को आप कहें कि मेमोरी लॉस स्टार्ट हो गई, चीज़ें भूलना शुरू हो गई और साथ में अग्रेशन है, तो लाजमी कंफर्म करिएगा कि उसका जो आएगा, जो हिस्ट्री है फैमिली की, वो पॉजिटिव है या नहीं है। अब इसके कर लेते हैं इन्वेस्टिगेशन जैसे कि ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है, इसके अंदर भी क्या होगा, इसके अंदर एट्रोफी होगी। एट्रोफी किस चीज़ की होगी, आपके ब्रेन में, आपके फोर ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसको कहते हैं स्ट्राइएटम। इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा, स्ट्राइटम की एट्रोफी मिलेगी। अब स्ट्राइटम की एट्रोफी में क्या होगा, कॉर्डेट की मेनली जो आपने याद रखना है, कॉर्डेट की इसके अंदर मिलेगी आपको एट्रोफी ऑफ स्ट्राइएटम में आपको किन चीजों की आपको एट्रोफी मिलेगी, वो है कॉर्डेट और पुटामिन। कॉर्डेट एंड पुटामिन, कोऑर्डिनेट याद रख लेना, कोऑर्डिनेट इंपॉर्टेंट है, तो ज़्यादा पूछा भी कोऑर्डिनेट का जाएगा, ज़्यादा प्रोमिनेंट जो है वो ये कि कोऑर्डिनेट स्ट्राइटम में कोऑर्डिनेट की और पुटामिन की एट्रोफी हो जाएगी। जब ये इनकी एट्रोफी होगी तो मेनली तो इनकी वजह से क्या होगा, डोपामीन रिलीज नहीं हो पाएगा। लेकिन और भी न्यूक्लियस होते हैं जो डोपामीन रिलीज करवा रहे होते हैं, तो उनकी एक्टिविटी इंक्रीज करवा देगा, इनहांस करवा देगा। तो आपने डोपामीन को कवर करना है, डोपामीन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी अब बॉडी के अंदर। नो डाउट इनकी वजह से कम हो रही है, लेकिन ओवरऑल आपने डोपामीन को रिड्यूस करना है इन पेशेंट्स के अंदर, क्योंकि डोपामीन की नीड बढ़ेगी तो आपकी बॉडी डोपामीन को रिलीज ज़्यादा करवाएगी। और ये ऑलरेडी एट्रोफीड है तो लोड ज़्यादा होगा। सो इसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करा, इंशाल्लाह हम जो फिजियोलॉजी करेंगे, फिजियोलॉजी में आपको डिटेल में बताऊंगा कि इनका क्या फंक्शन है, पुटामिन और कॉर्डेट का स्ट्राइटम क्या है। तो मैं इसका जो इनिशियल टेस्ट है वो है, आपने इनका करना है बेस्ट इनिशियल टेस्ट आप कर लें। बेस्ट इनिशियल टेस्ट आपका होगा सीटी स्कैन,
और MRI, बोथ आर बेस्ट इनिशियल टेस्ट। और MRI करेंगे और CT स्कैन करेंगे। इसके अलावा जो है इसका मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट जैसे कि आपको पता है कि स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ, मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट इसका क्या होगा, ये किसकी वजह से है, इसके ना DNA के अंदर ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीटिशन इंक्रीज किया। तो आप DNA स्टडी कर लो, DNA एनालिसिस कर लो, DNA एनालिसिस में आपको पता चल जाएगा कैट की रिपीटिशन कितनी है, उससे आपको कंफर्म हो जाएगा। आप DNA एनालिसिस करेंगे, DNA एनालिसिस करेंगे, DNA एनालिसिस में आपको पता चल जाएगा कि ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीटिशन कितनी है। अब इसका ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट भी तो करना है ना पेशेंट का, लेकिन अब आपके जीन ही डिफेक्टेड, अब जीन को रिप्लेस तो कर नहीं सकते। अगर जीन रिप्लेस कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, लेकिन अब इसका जो हंटिंगटन डिजीज़ का है वो क्या है कि इस पेशेंट का कोई जो है डिजीज़ प्रोग्रेशन को स्लो करने के लिए या फिर डिजीज़ को क्योर करने के लिए जो क्योर है वो कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। तो इसका नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल, लेकिन आपने क्या करना है, सिर्फ एसिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है। सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे। एसिम्प्टोमेटिक में क्या होगा, पेशेंट को एंटी सोशल है, पेशेंट क्या होगा, पेशेंट डिप्रेशन में चले जाएगा, 6-7 का डिप्रेशन, पेशेंट को डिप्रेशन भी होगा। अब डिप्रेशन, एंटी सोशल बिहेवियर, एग्रेशन, उसको एंगरनेस, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, पेशेंट को एंटी साइकोटिक्स देंगे। तो क्या करेंगे, पेशेंट को एंटी साइकोटिक्स देंगे, एंटी साइकोटिक ड्रग्स, इसके अलावा आपने क्या करना है, पेशेंट को जो हंटिंगटन्स के लिए स्पेसिफिक ड्रग है टेट्राबेंजामीन किस क्या करेगा, ये इसके पेशेंट की जो है डोपामीन, कैटेकोलामीन्स जो है आपके डोपामीन, नोरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, इनकी प्रोडक्शन को कम करेगा। इनकी प्रोडक्शन कम करने से क्या होगा, टेट्राबेंजामीन जो है यूज करने से क्या होगा, पेशेंट जो है उसके जो ये सिम्टम्स है, पर्पसलेस, इनवॉलंटरी, अननेसेसरी मूवमेंट्स जो हैं, अगर तो एसिटाइलकोलिन ज्यादा हो तो उससे ट्रेमर स्टार्ट होता है, लेकिन अगर डोपामीन ज्यादा हो, डोपामीन की क्वांटिटी डिस्टर्ब हो तो पेशेंट के इनवॉलंटरी मूवमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो बेंजामीन है, टेट्राबेंजामीन, वो कवर करेगा कोरिया को, तो कोरिया को कवर करेगा। कैसे कवर करेगा, ये क्या करेगा, ये डोपामीन मेनली डोपामीन, एपिनेफ्रिन एंड नोर एपिनेफ्रिन, इनके लेवल को रिड्यूस करेगा। तो आप सिंपली बस इतना याद रखिए कि टेट्राबेंजामीन देंगे कोरिया को ट्रीट करने के लिए, एंटीसाइकोटिक्स देंगे पेशेंट के जो एंटी सोशल बिहेवियर, जो दूसरे सिम्टम्स हैं उनको कवर करने के लिए, एग्रेशन को कवर करने के लिए। इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। इन्वेस्टिगेशन में आपने बेस्ट इनिशियल जो है MRI करवाना है या CT स्कैन करवाना है, उसमें आपको जो स्ट्राइटम है उसकी एट्रोफी मिलेगी। उसमें एट्रोफी में मेनली किस चीज़ की एट्रोफी मिलेगी, कॉर्डेट और पुटामिन न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस हैं, इन न्यूक्लिया हैं, तो इनका आपको एट्रोफी मिलेगी। इन्वेस्टिगेशन जो सिम्टम्स है, सिम्टम्स में एग्रेशन, ये सारे सिम्टम्स तो होगी, लेकिन जो ये याद रखनी है, मेन चीज याद रखनी है, कैट की रिपीटिशन ट्राइन्यूक्लियोटाइड की मोर देन 1000 और 1000 राउंड और 1200 प्लस जितने भी हों, लेकिन जो आपने याद रखना है एंटीसिपेशन। क्लियर कट MCQ में लिखा होगा कि उसके पेरेंट को, उसके बाप को क्या थी, ये एंगर वाले इश्यूज थे, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स यूज कर रहा था, ये ड्रग्स यूज कर रहा होगा, कोई भी ड्रग्स यूज कर रहा होगा उनका नाम बता दिया जाएगा। और अब पेशेंट जो बच्चा है, जो ऑफस्प्रिंग है, उसको नेक्स्ट जनरेशन में ये सिम्टम्स आना शुरू हो गए, लेकिन उसकी एज 30 है, 35 है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ रह गई, वो ये है कि जब ये डिजीज डायग्नोज हो जाती है, आफ्टर डायग्नोसिस, जब ये डिजीज डायग्नोज हो जाती है, ऑफकोर्स डायग्नोज तब होगी जब आपके ये सारे सिम्टम्स आ जाएंगे, उसके बाद तब आप कह सकते हैं कि पेशेंट की एज जो है वो 15 से 20 साल रह जाएगी।
विल बी 15 to 20 ईयर्स। 4 साल का है तो उसने 70 साल तक जी लेना, तो उसने तो अपनी जिंदगी गुजार ली है। लेकिन अब मसला होगा न्यू ऑफ सुप्रीम को, अगर जिसको 15 साल की एज में डायग्नोज हो गए तो 25 साल मैक्सिमम, 30 साल चलेगी, 35 साल एंड काम तमाम। तो ऐसे याद रख लेना है आपने। एंटिसिपेशन प्रोसेस आपने नहीं भूलना। मेन चीज़ ये है, एंटिसिपेशन आपका एमसीक्यू पे ही इसी बेस पे होगा। ट्रीटमेंट में और याद रखना है कि जो आपका होगा डिमेंशिया की मोस्ट कॉमन कॉज जो है अल्जाइमर, उसमें क्या होता है, पेशेंट भूलना शुरू हो जाता है। मेन चीज़ जो शो की जाएगी भूलने की होगी, लेकिन जो अगर एग्रेशन शो किया जाए, एंटी सोशल, मूडी, अकेला रहने वाला और एंग्री, तो ये आपने हंटिंगटन से रिलेट करना है। डीडी लाजमी बनानी है हंटिंगटन की। ट्रीटमेंट सिंपल, आपने सिर्फ ये याद रखिए, टेट्राबेंजामीन देंगे। एंटीसाइकोटिक तो आपने जब देखना है ना पेशेंट के सिम्टम्स आ रहे हैं कि उसको एंटीसाइकोटिक्स देनी चाहिए तो वो देंगे, लेकिन टेट्राबेंजामीन कोरिया को कवर करने के लिए है। तो ये था आपका हंटिंगटन्स डिजीज। हंटिंगटन्स डिजीज वेरी इजी डिजीज। अगर आपको हंटिंगटन्स डिजीज से रिलेटेड एमसीक्यूज आएगा, वो आपने एज रिलेटेड पिक करना है। एमसीक्यूज को कैसे पिक करते होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एज, देन उसका जेंडर, तो एज लाजमी पिक करनी है, देन फैमिली हिस्ट्री पिक करते होते हैं। तो इसी यहाँ पे आपको ये डिजीज तो कन्फर्मली पिक हो जाएगी। तो ये थी आपकी हंटिंगटन्स डिजीज। तो अगर आपको हंटिंगटन्स डिजीज रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट करिएगा, आपको इंशाल्लाह आंसर दूंगा। तो तब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़